मैं दिवाकर शर्मा आपका स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो में हम और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट बेस्ड में जो क्वेश्चन आता है तो उसमें हम सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है, हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये जो इक्वल रूट्स है तो इक्वल रूट होगा, तो जैसे आपको जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर्स होते हैं ना, दो रूट्स उसको बोलते हैं। तो x का वैल्यू यानी कि वेरिएबल का वैल्यू इक्वल होगा, तो k का वैल्यू निकालना है। तो चलिए अब इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो उसका फॉर्म होता है हमेशा ax² + bx + c = 0। इसको माइंड में रखना है, ठीक है। अभी इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x² का जो कोफिशिएंट है वो a है, यानी a आपके इक्वेशन में k+1 है, और प्लस bx, तो x का कोफिशिएंट है b। अभी यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, देखिए x का कोफिशिएंट है 4k माइनस के साथ, तो -4k लेना है, -4k लेना है, ठीक है। तो ये माइनस नहीं भूलना है, और जो भी x का कोफिशिएंट है वो b है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो बिना x का वो है 9, यानी कि c = 9। अभी हमने ABC ले लिया। अभी यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशंस में बता देता हूँ। जैसे x का वैल्यू होता है फार्मूला +b √/b² - 4ac/2a, ठीक है। तो ये पूरा बाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, कुछ स्टूडेंट यहाँ से लेते हैं तो गलत हो जाता है। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो b² - 4ac, ये रूट के अंदर में है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो यही पार्ट आपको बताएगा कि रूट कैसे होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं, अलग अलग डिस्टिंक्ट होने वाले हैं, इमेजिनरी होने वाले हैं। तो ये वाला पार्ट बताएगा। तो d का वैल्यू यदि >1 है, यानी कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, तो क्या होगा, रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे। इसको सॉल्व करने के बाद यदि पॉजिटिव आता है, अभी d का वैल्यू = 0 आता है सॉल्व करने के बाद, है ना। तो अभी रूट के अंदर 0 आ गया, तो 0 का रूट तो 0 ही होगा, तो एक बार प्लस करना पड़ रहा है, एक बार माइनस करना पड़ रहा है, तो वो एक ही रहेगा। तो इस केस में रियल इक्वल रूट्स होंगे। और यदि d <1 यानी कि नेगेटिव आ जाता है तो क्या करना है, ये रूट का नेगेटिव नंबर का रूट नहीं होता है, तो इसलिए ये इमेजिनरी रूट होगा, रियल रूट नहीं होगा। ये है आपका कॉन्सेप्ट। तभी हमारा क्वेश्चन के हिसाब से d का वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि इक्वल रूट्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यदि आपको वेरीफाई करने आता है इसका कौन सा होगा रूट, तो आपको ये निकाल के दिखाना है, b² - 4ac। तो बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं कैसे रूट होने वाले हैं। सो नेचर ऑफ रूट्स। तो चलिए अभी यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इक्वल रूट्स, है ना, तो इसका मतलब d 0 होगा, तो d = 0 होगा फॉर इक्वल रूट्स। तो d क्या है, b² - 4ac = 0 हो जाएगा। अभी हम यहाँ से पुट करेंगे, देखिए b का वैल्यू क्या है, -4k², b का वैल्यू है -4k, 4 a है k+1,
और सी है 9। तो देखिए ये वाला आ गया, तो हमारा सेटिंग आ गया। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करके के का वैल्यू निकालेंगे। तो 4k स्क्वायर होगा 16k स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें हमें 4 इंटू 9 36 पहले कर सकते हैं। 36k + 1 = 0। फिर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो बाहर माइनस है तो साइन चेंज होने वाला है। अब इसमें आप 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4k स्क्वायर माइनस 9k माइनस 9 = 0 होगा। तभी अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर ऑफ रूट वाला क्वेश्चन में फिर ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पर फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करना पड़े फैक्टराइज करके, है ना। तो इसीलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो 4 इंटू 9 36 होता है। 4 इंटू 9 36, तो मल्टीप्लाई करके 36 आना चाहिए और प्लस करके -9 आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है 12 और 3। सो 12 इंटू 3 36, -36 आ रहा है ना, -36 और -12 + 3 9 आ रहा है। तो -9 का साइन माइनस है तो -12 लिखिएगा। यदि यहाँ +9 होता तो +12 के -3 के करते हैं, ताकि बड़ा का साइन आएगा। तो ये आपको मालूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये दो टर्म में कॉमन लेना है। ये मैंने क्या किया, 4k कॉमन लिया, क्योंकि 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12 होता है, तो 4 कॉमन आ जाएगा। k स्क्वायर है, यहाँ k है तो 1k कॉमन आएगा। तो जो बाकी रहता है टर्म में वो यहाँ पर लिखना है। देखिए 4k स्क्वायर, 4 इधर आ गया, 2k है, 1k चला आया, 1k बचेगा, माइनस 4 3 12 होता है, 4 आ गया, 3 बचेगा, k चला आया। तो इसे यहाँ पर 3 इंटू 3 9 होता है, तो इसलिए 3 कॉमन होगा। इसमें k नहीं है इसलिए k कॉमन नहीं है, तो 3 कॉमन लेते हैं, k -3। देखिए कॉमन लेने के बाद आप देखना है कि ये ब्रैकेट में सेम चीज़ आना चाहिए। सही कॉमन लेने के बाद यदि ब्रैकेट में एक ही चीज़ नहीं आ रहा है तो आपका मिस्टेक है, तो ध्यान देना। तो इसमें एक ही आ गया, तो उसी को फिर से कॉमन ले लेते। यहाँ बचा 4k, यहाँ बचा 3, यहाँ आ गया। तो मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो कोई भी एक 0 हो सकता है। तो k = 3, 4k = -3, k = -3/4। तो k का वैल्यू आ गया 3 और -3/4, 2 वैल्यू हो सकते हैं। अभी तो रूट्स निकालने बोला है, इसका मतलब सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे, k का वैल्यू 3 लेके करेंगे। सो फॉर k = 3, तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है k + 1 x² -4kx + 9 = 0। तो यहाँ k का वैल्यू पुट कर दीजिए। सो 4x² -12x + 9 ये आया। तो ये तो सेम हमारा जो यही वाला इक्वेशन है, इसी टाइप का।
तो अब मिडिल टर्म सॉल्व करेंगे। सो 4 इंटू 9 36 होता है, और यहाँ पर 12 आना चाहिए। तो 4x² माइनस 6x, 6 और 6 ले लीजिए। 6 6 36, 4 इंटू 9 36, और 6 और 6 ऐड करने से 12 होता है। -6 -6 -12 होता है। फिर जैसे मैंने बताया इधर कॉमन लेना है, 2 कॉमन हो सकता है, 2 और x भी कॉमन हो सकता है। सो 2x -3 माइनस, इसमें 3 कॉमन हो सकता है, 2x -3। देखिए ब्रैकेट में सेम आ गया, तो उसी को कॉमन लेंगे और जो बचे हुए हैं और उसको लिख देंगे। तो अभी x का वैल्यू आ जाएगा, सो 2x -3 इज इक्वल टू 0, ये भी 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो इक्वल रूट्स हैं, तो 3/2, सो 3/2 यहाँ भी आएगा। तो ये हो गया इक्वल रूट्स। देखिए x का वैल्यू आ गया। अभी फॉर k इज इक्वल टू -3/4, इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन है k + 1, तो k है -3/4 + 1 x² -4 इंटू -3/4 x + 9 इज इक्वल टू 0। तो मैंने इक्वेशन में पुट किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4। तो अब एलसीएम लेना है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ 1/4 x² + 3x + 9 इज इक्वल टू 0, और ऐसे फ्रैक्शन आ जाता है। तो आप एलसीएम ले लीजिए, तो x² + 12x + 36 इज इक्वल टू 0। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 4 जाके इधर इंटू 0 ही हो जाएगा, +12x + 36 0। अभी इसको फिर मिडिल टर्म करेंगे, x² + 12x + 36। अभी 6 इंटू 6 36 होता है, 6 + 6 12। अभी यहाँ प्लस है, तो हम क्या करेंगे +6x + 6x ले लेंगे, फिर कॉमन लेंगे। देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया, तो x + 6 x + 6 0। तो x + 6 0 हो जाएगा, इधर भी सेम x इज इक्वल टू -6। तो x का -6 देखिए रियल रूट आ गया और इक्वल रूट आ गया। तो इसके -6 हो सकता है, और 3/2 हो सकता है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन में आपको k का वैल्यू निकल गया, कैसे निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट का आपको समझ में आ गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको समझ में आ गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ में आ गया, और यदि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होता है तो चिंता नहीं करना, तो ये फार्मूला हमेशा काम आएगा। जैसे अभी ये इक्वेशन को भी हम इस इक्वेशन को भी हम ये मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये मेथड हमेशा आपके पास है। तो फार्मूला याद कीजिए, और डेसिमल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, डेसिमल वैल्यू में आंसर जो होता है वो इस टाइप का फार्मूला लगा के आता है, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिसको में आपको टेबल मिलेगा रूट का वैल्यू निकालने के लिए, तो उसके लिए ये फार्मूला याद करके चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काफ़ी कुछ रिवीजन हो गया। तो वीडियो देखिए, खुद भी सॉल्व कीजिए, अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। अरे ये तो आने ही वाला है, श्योर है। थैंक यू।
मैं दिवाकर शर्मा आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। चलिए इस वीडियो में हम इन इक्वेशन सॉल्व करेंगे। आपको मालूम है कि आईसीएसई में कुछ कुछ टॉपिक्स से बहुत ही कॉमन आते हैं मैथ्स में, जो काफ़ी स्कोरिंग होते हैं और उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। आप जो प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही करीब करीब क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको आसानी से स्कोरिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इन इक्वेशन का क्वेश्चन लिया है ना। तो इन इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। स्टैटिस्टिक्स में जैसे आप ओजाई पढ़ के जाइए, हिस्टोग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़िए। बैंकिंग का वैसे आने वाला है, मैट्रिक्स का वही पैटर्न रहता है। तो ये कुछ टॉपिक्स यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आसानी से आप स्कोरिंग कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम इन इक्वेशन के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर सकें, है ना। तो यहाँ पर सॉल्व करना है, फिर उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं 3 माइनस, क्वेश्चन देख सकते हैं 3 माइनस 2x ग्रेटर दैन और इक्वल टू x प्लस 1 माइनस x बाई 3 ग्रेटर दैन 2x बाई 5, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसमें जो भी हो, रियल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, आपको सॉल्व वैसे ही करना है। लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, लेकिन इसमें सॉल्व करने में वही रूल्स है। तभी क्या करना, देखिए अभी 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं यहाँ पर, है ना। 1 2 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। तो अभी क्या करना है, हमें एक बार में 2 लेके करना है इसका। तो पहले ये लेके करेंगे, फिर दोबारा ये वाला लेके करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे पहले लेके, एक आंसर निकालेंगे, फिर सेकंड और थर्ड हम लेके सॉल्व करेंगे। तो ये रूल है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना है, 3 माइनस 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 1 माइनस x बाई 3। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके नीचे 1 है तो एलसीएम लीजिए, ये आ गया 3 माइनस 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस x 2x प्लस 1 बाई 3 आया। तो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 के साथ इसको, इसके नीचे 1 है, सो 3 9 6x ग्रेटर देन 2x प्लस 1। फिर हम x को एक साथ कर देते हैं, ये तो क्या आएगा, माइनस 8x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 8। ठीक है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक समझना है आपको। जैसे आप मान लीजिए -4 और -3 कौन सा साइन होता है, ये छोटा वाला साइन होता है ना, ध्यान दीजिए, क्योंकि -4 -3 से छोटा होता है। अब इसको नॉर्मल इक्वेशन में हम काट देते हैं, माइनस माइनस कैंसिल करता है, तो कैंसिल कर देते हैं तो क्या आएगा, 4 और 3 आएगा, है ना। अभी देखिए जब माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं तो अभी 4 बड़ा हो गया तो साइन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, 8x साइन चेंज कर दीजिए, ये आ गया। तो x इज लेस देन 8/8, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा
आपको समझना, जब भी नेगेटिव नेगेटिव आते तो माइनस काट देते हैं हम नॉर्मल इक्वेशन में, लेकिन इसमें भी काट सकते हैं, लेकिन ये साइन चेंज करना, ग्रेटर देन स्मॉलर देन साइन चेंज करना। तो ये एक नंबर आ गया। अभी दूसरा और तीसरा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, x प्लस 1 माइनस एक्स बाई 3 ग्रेटर देन 2x बाई 5। अब इसका हम सॉल्व करते हैं। देखिए ना, ये वाला सेकेंड एक्सप्रेशन, ये x प्लस 1 माइनस एक्स बाई 3 ग्रेटर देन 2x 5। तो 3x पहले हमने जो सॉल्व किया वैसे ही करना है। फिर 2x प्लस 1 बाई 3 2x बाई 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा, फाइव इंटू 2 10। चलिए 10 लिख देता हूँ डायरेक्ट। 10x प्लस 5 ग्रेटर देन 6x। फिर 10x माइनस 6x ग्रेटर देन माइनस 5। तो ये 6 इधर आ गया। सो 4x ग्रेटर देन माइनस 5। तो x इज ग्रेटर देन माइनस 5 बाई 4। तो x इज ग्रेटर देन माइनस 1.25। तो ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। तभी हमारे पास क्या था पहला सॉल्यूशन, हम देख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 1 और ये x इज ग्रेटर देन माइनस 1.25। ये हो गया। तो x इज ग्रेटर देन माइनस 1.25 और लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हो गया सॉल्यूशन सेट। और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर में पूरे पॉइंट्स भी आते हैं, हर एक पॉइंट आता है। होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा। नेचुरल नंबर 1 से ऊपर लेना है। और इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव होल नंबर लेना है। और रियल नंबर में सभी कुछ लेना है ना। तो अभी नंबर लाइन बना लीजिए ऐसे स्ट्रेट लाइन, फिर बीच में 0 लिख लीजिए, फिर स्केल से 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए। और यहाँ पर हमको 1 है और 1.5 है, ज़्यादा दूर तक जाना नहीं है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, इधर -1 -2 ऐसे हो गया। अभी देखिए x जो है 1.25, तो ये 1.5 हो जाएगा, इसका आधा यहाँ आएगा 1.25 है ना नेगेटिव में। और ये ग्रेटर देन ये है, तो इसलिए ये इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी ये जो है ना यहाँ पर जो हॉलो सर्कल बनाना, हॉलो सर्कल यहाँ पर, और लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये 1 भी शामिल है इसमें। तो इसमें जो है कंप्लीट सर्कल बनाना है। फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए।
क्या हो गया, तो आपका सॉल्यूशन सेट हो गया ये। तो इसमें अभी मिनिमम वैल्यू क्या है सॉल्यूशन का, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम इंटीजर क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, 1.5 शामिल नहीं है तो हॉलो सर्कल, और जो इक्वल टू होगा उसमें डार्क सर्कल कीजिए। और क्योंकि रियल नंबर है तो पूरा आपको बनाना है यहाँ से आता। और यदि नेचुरल नंबर रहता है ना, 1 2 0 -1, तो यदि ये इंटीजर होता तो ये इंटीजर होता, 0 होता, 1 होता, ये 3 वैल्यू ही होता, तो ये बीच का नहीं होगा। लेकिन रियल नंबर में पूरा होता है। और यदि नेचुरल नंबर सिर्फ सॉल्यूशन तो खाली 1 लिखते, होल नंबर होता तो 0 और 1 लिखते, इंटीजर है इसलिए -1 भी शामिल करना है। तो ये है कुछ तरीके, तो आप सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, इसी टाइप का ही क्वेश्चन आने वाला है। मैं दिवाकर शर्मा आपको स्वागत करता हूँ। चलिए इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस का जो भी क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है, आता ही है ना। और इसको सही तरीके से समझेंगे तो कोई भी क्वेश्चन देगा एग्ज़ाम में हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो देखिए और साथ ही मेरे साथ सॉल्व करते जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बताया है ना। तो डिप्रेशन के बारे में बताया, तो जैसे हम लोग ऊपर से, जैसे हम यहाँ घर के छत में हैं और यहाँ पर एक बॉल है ना, ऊपर से हम देखते हैं, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए आँख से, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब भी ऊपर से नीचे देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट के साथ, वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब हम मान लीजिए यहाँ पर एक काइट फ्लाई कर रहा है ना, हम यहाँ से देखते हैं तो ऊपर देखेंगे और ये लाइन ऑफ साइट हो गया और ये हॉरिजॉन्टल, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये आपको समझना अच्छे से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट फ्रॉम दिस पॉइंट, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दिस बॉल फ्रॉम दिस टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो ये हो गया, तो ये एंगल आ गया। अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन इस क्वेश्चन में दिया है, तो ये वाला हम फॉलो करेंगे। और उसके बाद देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है, यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, पैरेलल है, तो ये एंगल लेके करना है। तो ये कुछ बातें आपको पहले सीखने पड़ेंगी। समझ में आ गया? चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम बनाना। तो डायग्राम यदि आपने बना लिया, बहुत आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, तो देखिए इसका मतलब क्लिफ है ना, क्लिफ यहाँ पर है, ये क्लिफ है, मान लीजिए ये क्लिफ है ना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर, यानी कि जब यहाँ से देखेंगे तो डिप्रेशन बोल रहा है तो नीचे देखेंगे, तो डिप्रेशन ऑफ द टॉप, इसका मतलब जो टावर है वो क्लिफ से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो यहाँ से टॉप ऑफ द क्लिफ से टॉप ऑफ द टावर में देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री पहले, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल बनाइए, तो ये 45 मार्क कीजिए। फिर ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बनाइए और ये 45 है,
क्योंकि इधर कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, इसलिए हमें तो ट्रायंगल लेना है, तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो आ गया एक एंगल, ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। अभी ये 60 डिग्री क्या है, तो ध्यान दीजिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो टॉप का 45 डिग्री हो गया, तो बॉटम का 60 डिग्री हो गया रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब फ्रॉम द टॉप, यदि यहीं से हमको देखना है, अभी बॉटम ऑफ द टावर देखना है, तो ये टावर है ना, तो यहाँ से बॉटम को देखेंगे, तो ये बॉटम को देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री होता है। अब कौन सा 60 डिग्री होगा, तो हमेशा याद रखना, यहाँ से बॉटम को देख रहे हैं, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल के लाइन के साथ देखिए ये 60 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ 60। अब ये 60 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 60 हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और हाइट ऑफ द टावर कौन सा ये है, तो ये 20 मीटर दिया है। अभी देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो ये भी 20 है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम होगा। फिर हाइट ऑफ द क्लिफ निकालना है, यानी कि CF निकालना है। तो CF में से हम AF तो ऑलरेडी दिया है, तो यदि हम CA निकाल लेते हैं तो हम ऐड कर देंगे, तो हाइट ऑफ द क्लिफ आ जाएगा। तो ये हमारा पर्पस है, इस तरह से सोचना है। अभी ये वाला साइड इस ट्रायंगल में है, तो ये वाला ट्रायंगल लेने की कोशिश करेंगे। फिर डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द टावर, तो ये क्लिफ है, ये टावर है, तो ये डिस्टेंस निकालना है। अब ये डिस्टेंस देखो, ये ट्रायंगल में है, तो tan 60 लेके करेंगे। तो इस तरह से जो है हमें सोचना है। अभी हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, मान लो इसको H ले लीजिए, ठीक है, ये निकालना है और ये X निकालना, तो वेरिएबल ले लो। तो इन ट्रायंगल CAT ये ट्रायंगल लिखना है। तो अभी आपको यदि कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लगता है तो आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप वो जो ट्रायंगल लेते हैं एक बार में, उसको अलग से बना लीजिए। ये देखिए, तो CAT मैंने बना लिया, तो ये X है, तो ये भी X हो जाएगा और ये H हो जाएगा, और ये 45 डिग्री है ना। तो अभी हमारे पास ये ट्रायंगल आ गया। तो अभी ये एंगल दिया है और मुझे हाइट और बेस के साथ रिलेशन है, तो ऑब्वियसली tan 45 लूँगा मैं, है ना। CA बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, ये आपको सबको मालूम है। एंगल का अपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर, एंगल के साइड वाला होता है बेस, और 90 डिग्री का अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अभी ये वाला एंगल लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये इसको भी ख्याल रखिए। tan 45 का वैल्यू 1 होगा, आप याद करके भी जा सकते हैं, नहीं तो टेबल में मिल जाएगा। तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको टेबल दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लिख सकते हैं H = X। तो अभी दो वेरिएबल है, तो हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अभी हम आएंगे बड़ा ट्रायंगल में, CFW। तो इन ट्रायंगल CFW, तो इसमें हम अलग से ट्रायंगल बना लेंगे। ये वाला कौन सा ट्रायंगल है, CFW, क्योंकि इसमें 60 डिग्री है और बेस निकालना है, और परपेंडिकुलर से भी हम रिलेटेड है। हाइपोटेन्यूस से कुछ लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम नहीं लेंगे। तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा, तो tan थीटा लेंगे, है ना। ये क्वेश्चन हो गया। तो ये 60 डिग्री हो गया, ये X हो गया, ये 20, और ये इतना H, तो 20 + H हो जाएगा। तो चलो अभी
फिर से tan ले लेते हैं, तो tan 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमको ये निकालना है और इससे भी कुछ साइड दिए हुए हैं, तो इससे लेना देना नहीं है, तो परपेंडिकुलर बेस से है तो tan 60 ले लेंगे। अब चाहे तो कॉट भी ले सकते हैं, लेकिन कॉट का टेबल में वैल्यू नहीं मिलेगा, आपको tan ही लेके करना पड़ेगा। लेकिन कॉट भी लेते हैं तो कॉट को आप चेंज कर सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूले से फिर हम सॉल्व कर पाएंगे। tan ले लीजिए, तो tan थीटा तो h प्लस 20 बाई एक्स। अब tan 60 क्या होता है? √3। अभी यहाँ पर देखो h इज इक्वल टू एक्स है, तो हमें h भी निकालना है, x भी निकालना, तो हम या h के बदले में x लगा देंगे या x के बदले में h लगा के h निकालेंगे। तो जो करना चाहते हैं वही कर सकते हैं। तो चलिए h के बदले में x लगा लेते हैं, या आपको जो क्वेश्चन है ना उसको ध्यान दीजिए, दोनों कर सकते हैं। हाइट ऑफ द क्लिफ यानी कि h निकालना है, तो h रखिए, x के बदले में h लगाइए, क्योंकि ये हाइट फर्स्ट क्वेश्चन में h निकालना है। तो ठीक है, h रहने दीजिए, h प्लस 20, तो x के बदले में h लगाइए। तो रीजन क्या है? x इज इक्वल टू h, जो हम ऑलरेडी इक्वेशन 1 में ला चुके हैं। तो अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। √3h इक्वल्स टू h प्लस 20, so √3h माइनस h 20, so √3 h कॉमन आ जाएगा 20, तो h इक्वल्स टू 20 बाई √3 माइनस 1। तब ऐसा जब √3 माइनस 1 आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसको रैशनलाइज कर देंगे √3 प्लस 1 करके, तो क्या होगा? 20 √3 प्लस 1, तो इसका a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना। तो ये फार्मूला याद रखिए। और यही आइडिया से जैसे √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, तो रूट हट जाता है डिनोमिनेटर में, तो उसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। इसलिए हम एक यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेके करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेके करेंगे, तो माइनस यहाँ भी माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस, तो ये फार्मूला लग जाएगा जैसे a प्लस बी a माइनस बी। इसलिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, इधर प्लस है तो यहाँ दोनों माइनस होना चाहिए। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। थ्री माइनस दिस वन, तो 20 इंटू √3 प्लस 1 बाई 2, तो काट दीजिए, तो 10 1.732 प्लस 1, so 10 इंटू 2.732, तो आंसर क्या हो रहा है? 27.32, ये h हो गया। तो पहला आंसर आ गया। अभी दूसरा आंसर क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस। अभी x निकालना है। जो पहला क्वेश्चन क्या था, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछा है ना वही निकालना, हाइट ऑफ द क्लिफ। अभी हाइट ऑफ द क्लिफ के लिए क्या करना पड़ेगा? एच तो निकाल गया, तो अभी ऐड करना पड़ेगा। ये पूरा क्लिफ है, याद रखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लिफ है, तो हाइट ऑफ द क्लिफ के लिए ऐड करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से देखना है कि क्या निकालना है, क्या पूछ रहा है। तो हाइट ऑफ द, देयरफॉर द हाइट ऑफ द
क्लीव इज इक्वल टू 20 प्लस 27.32 मीटर और ये 47.32 मीटर। अभी डिस्टेंस सेकेंड पार्ट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द क्लीव एंड द टावर इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू h, है ना। तो आ गया 27.32। ये आ गया। मैं दिवाकर शर्मा, मैं अपने मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो में हम स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैसे निकालते हैं ये हम जानेंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, तो स्पेसिमेन पेपर में दिया हुआ था, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है, क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ़ डेज दिए हुए हैं। तो अभी क्या करना है, ये जो प्राइस है ना, तो ये हो गया x। अभी x हम निकालेंगे, यहाँ से क्लास मार्क्स निकालेंगे और ये जो नंबर ऑफ़ डेज है ये फ्रीक्वेंसी होगा, है ना। तो अभी x निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था 85 और 90। यहाँ पर देखिए 5 का विड्थ है 90 to 95, 95 to 100, तो सबका विड्थ सेम है ना। तो जो क्लास विड्थ है i, इसको हम लेंगे 5 क्लास विड्थ, है ना। इसको बोलते हैं क्लास विड्थ। हाँ, ये क्लास विड्थ। तो i इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, तो सबका सेम होना चाहिए, ये चेक कर लेना पहले। और ये लोग ने दिया है क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन, तो क्लास विड्थ सबका ही सेम होगा। अभी हमें x निकालना है, तो 85 प्लस 90 कितना होगा, 85 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 87.5। और यहाँ 5 का गैप हमने देखा, तो इसमें 92.5, 5 ऐड करते जाइए, नहीं तो ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए। तो 97.5, 5 ऐड करेंगे 102.5, 5 ऐड करेंगे 107.5। तो ये हो गया, आपके x निकल गया। अभी हमें स्टेप डेविएशन मेथड लगाना है, तो हम यहाँ पर ये डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। तो अब डेविएशन निकालने के लिए हमें x माइनस एज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाई i ये लेना है। तो अभी जब एज्यूम्ड मीन के बात आता है ना, तो एज्यूम्ड मीन क्या होता है, एनी वैल्यू फ्रॉम x। x जो है उससे लेना है, यहाँ ये वैल्यू से लेना है, तो यहाँ से लेना है, x से एज्यूम्ड मीन आएगा। कभी कभी बच्चे लोग फ्रीक्वेंसी से ले लेते हैं, है ना, तो उसमें दिक्कत हो जाता है। तो x से हमें एज्यूम्ड मीन लेना है। तो अभी एज्यूम्ड मीन लेने के लिए मैं आइडिया बताया था, फटाफट देखिए। यहाँ 1 2 3 4 5 आइटम्स हैं, तो इसलिए बीच वाला लेना है, तो ये वाला लीजिए। एक्चुअली देखा जाए तो एज्यूम्ड मीन आप कोई भी ले सकते हैं, आप 87.5 लेके भी कर सकते हैं, 92.5 भी ले सकते हैं, 102, 107, ये सब कोई भी ले सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन कन्वीनियंस के लिए हमें बीच वाला लेना है, ठीक है। और यदि आपके पास ज़्यादा, जैसे 6 टर्म्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 और एक है, तो क्या करना है, 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, तो 2 बचेंगे। अभी दोनों में से जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, उसको ले लीजिए, क्योंकि कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको लेना है, क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई करते वक्त आसान होगा। बस ये आइडियल याद रखना। तो मैंने यहाँ पर
5 टर्म्स आर देयर, तो इसलिए 2 अप 2 डाउन करके ये मैंने 97.5 ले लिया। अभी इसके सामने आप क्या करना है, 0 लिखना है। क्यों? क्योंकि देखिए x क्या है इसके लिए, यही है, एज्यूम मीन भी यही है, तो माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0/2 0 ही होगा। अभी देखिए ऊपर में क्या करना है, ये छोटा है ना, तो x हो गया 92.5 माइनस ये 97.5, तो कितना होगा, 5 होगा, 5 का गैप है और i 5 है, तो 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा क्योंकि छोटा है ना। 92.5 माइनस 90 से, तो -5 आया, -5/5 -1, तो क्या करना है, 0 -1 -2, तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, 0 -1 -2 -3 ऐसा, नीचे फिर 1 2 ऐसा लिखना, तो हो गया, कितना आसान हो गया, है ना। अभी नेक्स्ट टर्म है FD, तो फ्रीक्वेंसी और डेविएशन कॉलम ऐड करना है, क्योंकि फॉर्मूला आपका एज्यूम मीन प्लस सिग्मा FD बाई सिग्मा F इंटू आई। तो देखिए एज्यूम मीन मिल गया, सिग्मा FD चाहिए, तो इसलिए F इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सिग्मा F भी ऐड करेंगे, आई तो है हमारे पास, तो ये हो गया आइडिया। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं इसमें। अभी चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 इंटू -2 -24, 10 इंटू -10 -10, 8 इंटू 0 0, 15 इंटू 1 15, 5 इंटू 2 10। तो अभी इसको ऐड करना, देखिए फार्मूला याद करके जाना है, फार्मूला में सिग्मा FD है, तो इसको याद करें। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, इधर कुछ नंबर नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, कोई बात नहीं है, जैसे ये -10 है +10 है, काट दीजिए इधर, है ना। अभी -24 + 15 क्या होगा, तो -9 होगा ना, तो हो गया। अभी F का ऐड करना ये वाले, तो सिग्मा F ऐड करते हैं, तो 2 10 15 20 कैरी 2 3 4 5, तो ये 50 आ रहा, तो ये सिग्मा F है, सिग्मा F। तो अभी हमारे पास सब वैल्यूज हो गए। चलिए अभी फार्मूला लगा के मिन निकाल लेते हैं। एज्यूम मिन क्या है, 97.5 प्लस सिग्मा FT क्या है, -9, सिग्मा F क्या है 50 और I क्या है 5। तो हो गया 97.5 माइनस 10 हो गया 0.9, तो 97.5 माइनस 0.9 होगा, तो 96.6 हो जाएगा। तो ये हो गया मीन। तो इस तरह से हम सॉल्व करना है। तो आपको एक आइडिया बताया, तो जब भी याद करेंगे तो ये हेडिंग याद करिए, टेबल कॉलम्स के हेडिंग, है ना, ये बहुत यूज़फुल होगा। तो जैसे ये दोनों दिए हुए हैं, ये F है, X चाहिए, D चाहिए, फिर FD चाहिए, तो ये याद करिए, फिर उसी हिसाब से फिलअप करते जाइए। और एज्यूम मीन सही तरीके से सिलेक्ट कीजिए और कैलकुलेशन सही होना चाहिए। इजी है तो हड़बड़ी मत कीजिए, आराम से राइट आंसर निकालने का कोशिश कीजिए, है ना। और बाद में एग्ज़ाम के बाद में जैसे लास्ट 5-10 मिनट्स आपको दोबारा देखना है, इसको रीचेक करना है, क्योंकि मिस्टेक हो सकते हैं, तो रीचेक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मैं दिवाकर शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसके विषय में जितना कुछ समझना आपको ICSE के लिए, तो ये वीडियो आपको समझाएगा। तो मेरे साथ आप भी लिखते रहिए और
सॉल्व करते जाइए, नोट करते जाइए, और जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले है ये डायग्राम के हिसाब से मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस है वर्टिकल। तो पी और क्यू दो पॉइंट है जहाँ से ये लाइन जा रहा है पी क्यू। ठीक है, तो ये पी क्यू लाइन इज पासिंग थ्रू पी एन क्यू। तो अभी ये पी जो पॉइंट है ना एक्स एक्सिस में, तो इसको कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स। देखिए यहाँ पर 5 यूनिट्स लिखा ओरिजिन से, तो जो P है ना, तो जो P पॉइंट है वो 5,0 होगा। तो जो भी एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होगा वो आपको x,0 होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर मालूम नहीं है, लेकिन इसको हम x,0 लिख सकते हैं। और वाई एक्सिस 0 फिक्स्ड है, तो उसी तरह जो Q है ना Q, अब देखिए Q यहाँ पर है वाई एक्सिस में, तो यहाँ पर हमें इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। तो ये 3 यूनिट्स नीचे है, तो नीचे में माइनस होता है ना, तो ये वाई एक्सिस माइनस है, लेकिन x क्या है, तो x एक्सिस में जाते हैं तो ये ओरिजिन में पहुँचते हैं, तो ये 0 0 और वाई एक्सिस -3। देखिए, तो इस तरह से पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। अब इधर यदि ऊपर में होगा इस साइड में पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस इस साइड में होगा तो नेगेटिव होगा, है ना। तो ये इस साइड में पॉजिटिव था, इसलिए मैंने ये +5 लिखा है, और y का 0। तो आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x,0। तो ये 5 डिस्टेंस दूर है, या मार्किंग दिया हुआ है, तो इसे लिखिएगा। पहले एक्स एक्सिस का लिखना है कोऑर्डिनेट्स में, तो 5,0 और q का x है 0 और y है -3। तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसको बोलते हैं एब्सिसा, और y उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ये टर्म्स भी एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। तो एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिल के फिर कोऑर्डिनेट बन गया। ठीक है, अभी मान लीजिए अभी ये 2 पॉइंट है हमारे पास, तो इसका अभी स्लोप निकालना है। सो 2 पॉइंट से आपको स्लोप निकालना है, ये फार्मूला y2 - y1 x2 - x1। तो ये फार्मूला आप मन में बैठा लीजिए, स्लोप बेस्ड क्वेश्चन आने वाला होगा, ज़रूर आएगा। ठीक है ना। तो अभी देखिए ये जो y2 है ना, तो इसमें कोई भी मान लीजिए ये जो 5,0 है, इसको आप x1 y1 ले सकते हैं, है ना। तो इसको x1 y1 और ये x2 y2, ये 0, -3। तो अभी इसमें y को हम लेंगे, तो पहले y, तो y2 कौन सा है, ये देखिए x2 y2 आप लिख के भी रख सकते हैं ऐसे। तो y2 - y1, तो -3 -0 बाई x2 - x1, तो x2 0 हो गया, तो 0 - 5, सो -3 -5, तो माइनस माइनस कट गया, तो स्लोप इज इक्वल टू 3/5 आया। तो ये आगे आपने स्लोप सीखा, तो 2 पॉइंट दिए हैं, तो हम ऐसे स्लोप निकाल सकते हैं। अभी इक्वेशन ऑफ पी क्यू हम निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम, तो पी क्यू का जो है ना 2 पॉइंट्स मालूम है,
तो अभी 2 पॉइंट फॉर्म आप याद रखिए, 2 पॉइंट्स फॉर्म, ये इक्वेशन का फॉर्मूला याद रखिए। तो क्या है, देखिए। तो अभी इसमें मैंने ये पैटर्न में लिखा, पहले y का लिखिए, तो y माइनस y1, फिर नीचे y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। तो ये क्या है, y और x इक्वेशन है इसलिए ऐसे रहेगा, और x1 और y1 देखिए यहाँ से लेना है, और x2 और y2 यहाँ से लेना है। तो यहाँ से जो पॉइंट है ये लेना है, ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स है, तो जो लाइन, जैसे ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये दोनों पॉइंट लेके आपको करना है। तो ये 2 पॉइंट्स फॉर्म आपको याद रखना है। तो कैसे लिखेंगे अभी, y माइनस y1, तो y1 कौन सा लिया हमने, ये वाला 0 बाई -3 माइनस 0। देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, y से रहेगा, वो इक्वेशन का है वेरिएबल। तो y1 हमने ये लिया 0 यहाँ पर है, और y2 -3 लिया, जैसे स्लोप के टाइम में लिया था, इज इक्वल टू अभी x माइनस x1, तो x रहेगा ऐसे ही। अभी x1 कौन सा होगा, तो ये 5 बाई x2 हो गया 0, तो 0 माइनस 5 ये आ गया। तो आपको समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट मिल गया, तो ये है 5,0 और 0,-3, जैसे ग्राफ है यहाँ से ले रहा हूँ। तो ये इक्वेशन निकालना इस लाइन का, जहाँ से ये लाइन पॉइंट्स पास कर रहे, या यहाँ से लाइन पास कर रहे, तो y माइनस 0 बाई y2 माइनस y1 -3 -0। फिर यहाँ पर आइए x का, x माइनस x1 यानी 5 बाई 0 माइनस 5। तो अभी इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। तो y -3 इक्वल्स टू x माइनस 5 बाई -5। तो ये माइनस माइनस काट दीजिए, 5y इक्वल्स टू x माइनस 5, तो x माइनस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ गया। तो अभी दूसरा अभी क्या समझेंगे कि ये जो RS है ना, RS है, या पहले चलिए और एक बात मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये अभी हमने इक्वेशन ऑफ PQ निकाला। तो PQ का इक्वेशन क्या है, x माइनस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने यहाँ पर जो एडजस्टमेंट किया ना, सेटिंग, तो आपका हमेशा आंसर में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लाइन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसलिए
इस फॉर्म में आपको ज़्यादा एक्सप्रेस करना है, इसलिए मैंने एक्स फिर वाई फिर नंबर ऐसे करके लिखा। यदि आप यहाँ भी छोड़ देते हैं तो मार्क्स मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अभी आपको ये समझ में आ गया। अभी मान लीजिए एक लाइन है जो पी क्यू से पैरेलल है, ठीक है, और यहाँ से ओरिजिन से पास कर रहा है, देखिए ओरिजिन से पास कर रहा है और इसके साथ पैरेलल है। किसके साथ है? पी क्यू के साथ पैरेलल। तो अभी याद रखिए, फॉर, ये लिख के रखिए अपने कॉपी में, फॉर पैरेलल लाइंस M1 इज इक्वल टू M2, यानी कि जो दो लाइन है, ये दो लाइन जो पैरेलल है, इसका M1 इसका M2, तो ये दोनों इक्वल होगा। तो पैरेलल लाइन के लिए हम स्लोप इक्वल लेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी मान लीजिए, अभी इसका इक्वेशन निकालना है ना, ये जो मैंने ड्रॉ किया अभी यहाँ पर, ये देखिए, ये पैरेलल लाइन इसके साथ। अभी मान लीजिए PQRS MN, तो मान लीजिए MN का इक्वेशन निकालना है, तो आपको तुरंत याद रखना, अच्छा MN तो PQ के साथ पैरेलल है, तो PQ का जो स्लोप होगा वही MN का भी स्लोप होगा। तो इसलिए स्लोप ऑफ PQ क्या निकाला हमने, देखिए स्लोप ऑफ PQ क्या निकाला हमने यहाँ पर 3/5, देखिए 3/5 निकाला, तो वही स्लोप जो है वो MN का भी हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ PQ 3/5। तो अब मान लीजिए अभी MN का निकालने बोला है और आपके पास PQ का स्लोप नहीं है, तो आपको PQ का स्लोप निकाल सकते हैं, और P और Q दो दिया है ना, तो वहाँ से आप स्लोप निकाल सकते हैं। फिर स्लोप ऑफ PQ 3/5 है, देयरफॉर स्लोप ऑफ MN ये भी 3/5 हो जाएगा, क्योंकि दे आर पैरेलल। तो रीजन क्या है? दे आर पैरेलल। देखिए हो गया। अभी हमारे पास इस लाइन का MN का स्लोप आ गया है ना। तो अभी ये स्लोप, ये लाइन कहाँ से पास करा? देखिए ओरिजिन से, या 0 0 से पास कर रहा, ओरिजिन से, या कई और पॉइंट से पास कर रहा होगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा है ना, वो कहीं और से पास कर रहा होगा तो दिया रहेगा। तो क्या करना है हमें? तो अभी मैं आपको बताता हूँ दूसरा फॉर्मूला इक्वेशन का, पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखिए, यानी कि आपके पास एक पॉइंट होगा जहाँ से वो लाइन पास कर रहा है ना, और वो लाइन का स्लोप होगा। तो एक पॉइंट होगा, एक स्लोप होगा, एक पॉइंट होगा और उसका स्लोप होगा। तो ये फार्मूला आप लिख के रखिए। चलिए, y - y1 m x - x1, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो अभी इस केस में कैसे हम निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए, ये लाइन है, अभी ये ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी कि 0 0 से पास कर रहा है। हो सकता है वो दूसरा पॉइंट दिया रहेगा आपको, तो वो पॉइंट लेना है, और इसका स्लोप है 3/5, क्योंकि इसका भी 3/5 था। तो आपको क्लियर पता चल गया, पैरेलल लाइन होने से स्लोप इक्वल होता है, हाँ। तो अभी y ऐसे रहेगा, y1 देखिए, अभी ये जो y1 x1 है ना, वो पॉइंट है जहाँ से वो लाइन पास करता है। तो 0 m हो गया 3/5 x - 0। तो देखिए ओरिजिन से पास कर रहा है, तो जहाँ से पास कर रहे हैं
वो है x1 y1। देखिए, तो वहाँ का वैल्यू पुट करना। अब ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, तो जो वैल्यू दिया है जहाँ से पास कर रहा है उसको पुट कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5y इक्वल्स टू 3x। सो 5y या 3x माइनस, इसको यहीं रखिए, 5y को इधर लेके आइए, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ये लाइन जो इसके साथ पैरेलल है और ओरिजिन से पास कर रहा है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी हम प्रूव करेंगे और इसमें स्क्वायर रूट वाला है और स्क्वायर रूट वाला इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिखा है तो आप देख सकते हैं, रूट ओवर 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए, ये होल रूट है, प्लस रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 बाई साइन ए। तो ये क्वेश्चन है। अभी देखिए यहाँ पर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको 1 प्लस कॉस ए बाई रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए प्लस, तो सेपरेट कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो ये अलग अलग लिखा, ये होल रूट है तो दोनों का रूट लगा दिया। अभी हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तब इसे एलसीएम करने के बाद हम देख सकते हैं कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये रहेगा। और देखिए रूट ओवर 1 प्लस कॉस ए इंटू रूट ओवर 1 प्लस कॉस ए, तो रूट ओवर 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर हो गया। प्लस अभी इससे इसको डिवाइड करना है, एलसीएम सॉरी ये जो डिनोमिनेटर है इसको डिवाइड करना है ना, एलसीएम को। तो ये 1 प्लस कॉस ए वाला कट जाएगा और बचेगा ये 1 माइनस कॉस ए। तो इसके साथ 1 माइनस कॉस ए के साथ ये इंटू करना है, तो 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। तो आपको मालूम है जैसे रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स होता है, रूट हट जाता है। तो यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा प्लस इधर 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। और नीचे क्या हो रहा है, रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। जैसे रूट ओवर ए बी या रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी होता है, तो रूट ओवर ए एक साथ लिख सकते हैं। तो वही किया, तभी ये कैंसिल हो गया, तो 2 आ गया ऊपर। और नीचे आप ध्यान से देखेंगे a माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये फार्मूला आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया। और 2 बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 2 बाई रूट ओवर साइन स्क्वायर ए, सो 2 बाई साइन ए। तो ये
RHS हो गया। तो हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना।